नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सबके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। उसी सेक्वेंस से हम सब पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं ताकि कम टाइम में अच्छे से रिवीजन कर पाए, ताकि आप सब अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करें। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। ताज के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता, लड़ते रहो हर एक पल, क्योंकि एक जीत से कभी कोई सिकंदर नहीं बनता। तो आज की क्लास में जो पॉलिटी को डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 113 से आगे तक के आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इससे पहले के आर्टिकल हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन सारी क्लासेस को नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये पॉलिटी की क्लास सिर्फ वीडियो एग्जाम के लिए नहीं है, आपका वीडियो ROA, RO, SSC, GD या किसी भी एग्जाम में जिसमें पॉलिटी आती है बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके साथ ही आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज भी आने वाली है। बहुत जल्द 10 से 15 दिन में आपको RO का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। उसका नोटिफिकेशन जो आ चुका है वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, आप सब देख लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 113 में 113 आर्टिकल में संसद में जो प्राक्कलन की प्रक्रिया होती है उसका उल्लेख किया गया है। हमारी जो संसद होती है, संसद का उल्लेख इसमें आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। 80 में किसका उल्लेख है? राज्यसभा का। 81 में किसका उल्लेख है? लोकसभा का। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा की न्यूनतम आयु क्या होती है सदस्य बनने के लिए? 25 वर्ष। राज्यसभा की 30 वर्ष। राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। इतने सारे पॉइंट आप पहले ही पढ़ चुके थे। तो संसद में जो प्राक्कलन प्रक्रिया होती है, हमारी जैसे विभिन्न प्रकार की समितियां होती है, प्राक्कलन समिति होती है, लोक लेखा समिति होती है, उसी प्रकार जो प्राक्कलन प्रक्रिया होती है इसका उल्लेख हमने आर्टिकल 113 में किया। अच्छा, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो आपके 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति का नेता कौन होता है? विपक्ष का नेता। इस टाइम पे विपक्ष के नेता कौन है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक के उपबंध का उल्लेख किया गया है कि आपका जो वित्त विधेयक होगा इसका उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 110 में उल्लेख किया गया है वित्त विधेयक का। इससे जुड़े कुछ उपबंध हो गए, इनका उल्लेख किया अनुच्छेद 117 में। वित्त विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, इसको प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और जो भी वित्त विधेयक का बिल होगा ये सबसे पहले किस सदन में आता है? लोकसभा में। वित्त विधेयक के अलावा आपका कोई भी बिल होगा उसे आप चाहे लोकसभा में लेकर आए चाहे राज्यसभा में, लेकिन वित्त विधेयक एकमात्र ऐसा बिल है जिसे सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में पारित होने के पश्चात यह राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा ने अगर 14 दिन के अंदर उसे वापस भेज दिया तो मान्य है। अगर मान लीजिए राज्यसभा ने क्या किया, 14 दिन के अंदर वापस नहीं भेजा, तो ये माना जाता है कि वित्त विधेयक राज्यसभा से भी पारित हो चुका है। ध्यान रखिएगा। लोकसभा कैसा सदस्य होता है? लोकसभा आपका अस्थायी सदन होता है, जबकि राज्यसभा कैसा होता है? स्थायी सदन। लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं? 12 सदस्यों का। लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व बहुत कम है तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों का नामांकन कर सकता है। अभी हाल ही में हमने SC ST का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया और जो हमने आंग्ल भारतीय सदस्यों का आरक्षण था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्योंकि आंग्ल भारतीय, हमने पूरे समूचे भारतीयों को तो आरक्षण दे ही रखा था, आंग्ल भारतीयों को कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा देखने को मिल नहीं रहा था, इसलिए इस बार हमने क्या किया, उनके आरक्षण को समाप्त कर दिया, जबकि ST ST का जो आरक्षण था उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए? कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब आगे डिस्कस करते हैं आर्टिकल 123। इसमें उल्लेख है कि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश शक्ति होगी, ऑर्डिनेंस पावर होगी। तो सबसे पहले आप समझिए अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश एक ऐसा कानून होता है जो आपात के स्थिति में लाया गया है, जो किसी भी सदन से पास नहीं हुआ। अब राष्ट्रपति अध्यादेश कब ला सकता है? जिस स्थिति में देश में आपातकाल लगा हो या फिर ऐसी व्यवस्था हो जब दोनों सदन नहीं चल रहे हैं और उस कानून को देश हित में लाना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 120 के तहत अध्यादेश ला सकता है। जैसे मान लीजिए एक अध्यादेश आया तो कितने समय के लिए वो वैलिड रहता है? एक आपका अध्यादेश 6 माह तक वैलिड रहता है। 6 माह के बाद अगर आपने दोबारा उस अध्यादेश को संसद में पास करा दिया तो आगे फिर जारी कर सकते हैं।
अगर मान लीजिए उस अध्यादेश को कानून बनाना है, कि मान लीजिए राष्ट्रपति ने क्या किया, आपातकाल के समय अध्यादेश लाए, अब उसे हमें क्या करना है, कानून बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, संसद के दोनों सदनों से पारित कराना पड़ेगा। जब वो पारित हो जाएगा तो कानून बन जाएगा, नहीं तो अध्यादेश स्वतः 6 माह के पश्चात समाप्त हो जाएगा। इतना पॉइंट समझ में आएगा। राष्ट्रपति किसके द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, जबकि राज्यपाल किसके तहत 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अध्यादेश जारी करते हैं तो आपातकाल के समय आपात का उल्लेख किसमें किया गया, किस भाग में किया गया, भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। जो आपात उपबंध है ये हमने किस देश के संविधान से लिए है, जर्मनी के संविधान से। हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। पहला आपातकाल कौन सा है, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा राज्य आपातकाल, या जिसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा वित्तीय आपातकाल। हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, बहुत सारी बार राज्यों में लग चुका है। सबसे ज्यादा बार किस राज्य में लगा है, तो सबसे ज्यादा बार आपके यूपी में लगा है, 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और पहली बार आपातकाल राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा था, पंजाब में लगा था। पंजाब में कब लगा था, 1951 से 52 के बीच में पहली बार आपातकाल लगा था। कई बार 51 दे देते हैं, कई बार 52, जो ऑप्शन में वो टिक कर लीजिएगा। अगर पूछेगा सर्वाधिक राष्ट्र का जो राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा, यूपी में लगा है। और पहली बार कहाँ पे लगा था, पंजाब में। और हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लग चुका है, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल हम किस आधार पर लगाते हैं, युद्ध हो जाने पर। अब मान लीजिए 2 देशों के बीच युद्ध छिड़ गया भारत का किसी देश के साथ, तो हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। बा आक्रमण, किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो भी हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। इसके साथ ही जो हमारा मूल संविधान था उसमें था कि आंतरिक अशांति पर भी हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, लेकिन बाद में हमने संविधान संशोधन करके आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया। तो अब हम राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधार पर लगाते हैं, युद्ध होने पर, बाआक्रमण होने पर, या फिर सशस्त्र विद्रोह होने पर। इन 3 आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किसमें, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। राज्य आपातकाल का उल्लेख इसमें 356 में, और वित्तीय आपातकाल का उल्लेख इसमें आर्टिकल 360 में। अभी तक हमारे देश में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। इतने पॉइंट समझ में आ गए, कोई कंफ्यूजन, आगे डिस्कस करते हैं। आगे है कि आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का उल्लेख है कि हमारे भारत में क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो इसका उल्लेख इसमें आर्टिकल 124 में उल्लेख है। अब सुप्रीम कोर्ट को क्या, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। हमारे यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च है, लेकिन एक उत्तरदायित्व नियंत्रण के सिद्धांत के द्वारा। जैसे यूएसए की सुप्रीम कोर्ट क्या, सर्वोच्च है, उसके नीचे सब आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या किया गया, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों के मत में एक ऐसा सामंजस्य बैठाया गया, इसे हम उत्तरदायित्व का सिद्धांत बोलते हैं। जैसे आप पीसीएस के मेंस वगैरह लिखेंगे ना, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, इस तरीके के सिद्धांत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पृथक्करण का क्या सिद्धांत है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया 124 में। अब जो सुप्रीम कोर्ट, अब मान लीजिए जैसे अब जिला न्यायालय के फैसले खुश नहीं है, तो आपने क्या किया, वहां पे आए, हाई कोर्ट में आए। अब हाई कोर्ट के उससे खुश नहीं हुए तो आप सुप्रीम कोर्ट आए। अब मान लीजिए आपको लगा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इससे भी हम संतुष्ट नहीं है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहीं पर भी नहीं जा सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे आप न्यायिक पुनरावलोकन की रिट जारी कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को दोबारा पुनरावलोकन कर सके। ध्यान रखिएगा। इतने सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए। मैं हर एक पॉइंट को आपको समझा रही हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। स्पीड थोड़ी ज़्यादा इसलिए ताकि आपको कम टाइम में सारी चीज़ें रिवाइज करवानी है, इसलिए आप सब मैनेज कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। देखिए, आप ही अपना संघर्ष आपको ही करना होगा, कोई दूसरे आपके लिए पढ़ नहीं सकता, कोई यूट्यूब चैनल, कोई कोचिंग वाला आपके लिए पढ़ नहीं सकता, सिर्फ आपको हेल्प कर देगा। और अगर आप टाइम पास कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे चैनल होते हैं क्वेश्चन सीरीज लेके आ गए, टाइम पास कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं, आपको मेहनत करनी होगी। अगर आपको लग रहा है जितना कंटेंट मैं आपको इतने टाइम पढ़ा रही हूँ इससे कम टाइम में अगर आप खुद से रिवाइज कर सकते हैं तो आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है।
आपको वीडियो, किसी टीचर की हेल्प तभी तो चाहिए जब कंटेंट तो सारा बुक में है, लेकिन उस कंटेंट को आपके लिए सरल कर पाए और कम टाइम में पढ़ा दे, तभी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अपने टाइम का यूटिलाइज करिए। वीडियो की बहुत अच्छी वैकेंसी तो है, इसके साथ ही आपकी आर सचिवालय में बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, बहुत जल्द आने वाली है। अच्छा, आप में से कौन कौन पीसीएस का फॉर्म भरता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे देखते हैं। आगे आर्टिकल 125 में सुप्रीम कोर्ट के जज को वेतन का उल्लेख किया गया है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे इनको क्या वेतन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। हमारे भारत के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? हीरा लाल जे कन्या जी। ये भारत के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा इसकी सेवानिवृत्त आयु क्या होगी? 65 वर्ष। और जबकि अगर हाई कोर्ट का जज होगा इसकी सेवानिवृत्ति का है 62 वर्ष। इन दोनों को ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं इनको वेतन कैसे देते हैं? भारत की संचित निधि से। जैसे राष्ट्रपति होता है, इन सबको वेतन कैसे देते हैं? भारत की संचित निधि से देते हैं। अच्छा, आपके मन में कई बार इस तरह का डाउट आता होगा स्टडी करने के टाइम कि जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं या मंत्रिपरिषद हैं या मंत्री हैं या बहुत बड़े पदों पर, इनको क्या होता है? वेतन देते हैं, बहुत सारी सुविधाएं, आवास, वेतन, भत्ते, यात्रा, ये सारी इतनी सारी व्यवस्था देने की क्या जरूरत? जब हमारा संविधान निर्माता बना रहे थे संविधान, उस टाइम पे क्या हो तो व्यापक बहस हुई थी। ये सारी चीज़ें आप संसद टीवी में एक आती है, उसमें आप देख भी सकते हैं। जो हमारे संविधान का वाचन हो रहा तो उन्होंने बहुत अच्छा शो तरह बनाया है। जिससे खाली टाइम में टाइम हो तो कभी संसद टीवी को देखिएगा। अभी हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को आपस में विलय करके संसद टीवी भी बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। तो बात क्या हुई कि जब इनको इतना वेतन भत्ते सारी चीज़ें देने की आवश्यकता क्यों हुई, उस टाइम पे माना गया कि इनको हर चीज़ प्रोवाइड करो ताकि इनके मन में भी कोई लोभ ना आए, किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो पाए। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है आप सब जान सकते हैं, इसलिए इनको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाती है। ये उस टाइम का एक सोच थी, लेकिन वर्तमान में इसका स्वरूप काफ़ी बदल चुका है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 129 में उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेखी न्यायालय होगा। 129 में उल्लेख किया गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? आपका अभिलेखी न्यायालय। अभिलेखी न्यायालय का तात्पर्य क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने जैसे किसी मामले पर फैसला दिया तो उस फैसला को रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। हाई कोर्ट या जिलाधीश न्यायालय या कोई न्यायालय उस फैसले को आधार मान के दूसरा फैसला दे सकती है। जैसे आप मान लीजिए आपका रिपू रफन एक दिशा इनकाउंटर केस हुआ था, आप मान लीजिए उसका केस आए, या फिर आप मान लीजिए निर्भया केस, आप सब इससे वंचित हो जानते होंगे, निर्भया केस के बारे में बहुत सुना होगा। अब इसमें जो फैसला आया, अब इस फैसले को आधार देके जिला जज या हाई कोर्ट वही सा ही फैसला दे सकती है। इसका तात्पर्य होता है कि वहाँ का फैसले को अभिलेख के रूप में आपने सुरक्षित किया। तो सुप्रीम कोर्ट कैसा न्यायालय? अभिलेखी न्यायालय। किस आर्टिकल में उल्लेख है? आर्टिकल 129 में इसका उल्लेख किया गया है। इतने पॉइंट समझ में आ रहे हैं? जितने इंपॉर्टेंट आपके बन सकते हैं सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर रही हूँ। बस आप भरोसा रखिए और मेहनत करिए। जितना मैं पढ़ा दूँ उतना पढ़ के ही रखिए। आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आप सबकी क्लासेस ली, कि अगर मैं एक दिन क्लास नहीं लेती ना तो आप फिर एक दिन और नहीं पढ़ते, इसलिए बस पढ़ते रहिएगा। आगे देखते हैं। आगे 137 में उल्लेख है सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? न्यायिक पुनर्विलोकन, न्याय जो दिया उसको दोबारा जांच सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए फैसलों में भी न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का पुनर्विलोकन अधिकार हमने लिया कहाँ से? यूएसए से लिया था। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। आगे कह रहा है आर्टिकल 148 में सीएजी का उल्लेख किया गया है। सीएजी कौन होता है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। इससे जुड़े क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। जो सीएजी होता है इससे हम क्या बोलते हैं? सार्वजनिक धन का संरक्षक भी बोलते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति को और राज्य में राज्यपाल को विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें भी सीएजी देता है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही जो आपका सीएजी होता है इसको वेतन कैसे देते हैं? भारत की संचित निधि से। ध्यान रखिएगा, जैसे राष्ट्रपति हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ, सीएजी हुआ, इन सबको वेतन हम भारत की संचित निधि से देते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में। अब तो एग्जाम वाला अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लेख सेवा आयोग, ये तो ऐसा लगता है हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन निकाल के लाते हैं।
बहुत डीप जाके क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है। अभी मैं एक दिन क्वेश्चन पढ़ रही थी, एकदम बहुत सरल क्वेश्चन था लेकिन बहुत डीप करके पूछा गया था। तो ये क्या करता है, लैंग्वेज को घुमा देता है। इसके लिए आप दृष्टि के प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज आती है, आप चाहें तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें उन्होंने लैंग्वेज को काफ़ी अच्छा करके क्वेश्चन पूछा है। बाकी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। आगे देखते आगे, आर्टिकल 152 राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में 3 जगह पे राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया है। पहला आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख। दूसरा अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख। तीसरा अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख। ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में 3 स्थानों पर राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। समझ में आ गया आपको इतने पॉइंट? आगे देखते हैं। आर्टिकल 153 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है कि हमारे राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। इसका उल्लेख किस में किया है, अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 154 में क्या किया है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल क्या होगा, कार्यपालिका की उसकी शक्ति होगी। कार्यपालिका का प्रमुख होगा, कौन होगा, राज्यपाल। जैसे देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। लेकिन क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ शक्तियां जैसे प्रधानमंत्री के पास वैसे देखी तो ज्यादा शक्तियां होती है, लेकिन संवैधानिक रूप से प्रमुख आपका राष्ट्रपति होता है। वैसे अगर आप व्यवहारिक रूप से देखते हैं तो मुख्यमंत्री के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, लेकिन वैसे प्रमुख आपका राज्यपाल होता है। अब अपने जो भी स्टेट से हों उसके राज्यपाल, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। जैसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, राज्यपाल कौन है, आपकी आनंदीबेन पटेल। तो आपको अपने स्टेट की वो चीज़ें रटी होनी चाहिए, कई बार इससे जुड़े क्वेश्चन में पूछ लेता है। आगे देखते हैं। आगे आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही राज्यपाल को क्या होना चाहिए कि सदन के किसी भी सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो, ये सारी चीजें हो, वह लाभ का पद न धारण करता हो, ठीक, ये सारी चीजें राज्यपाल बनने की योग्यता। उसकी न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला है कि 156 में राज्यकाल की पदावधि का उल्लेख। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष राज्यपाल का कार्य होता है। राज्यपाल इससे पूर्व भी अपना इस्तीफा दे सकता है या फिर क्या कर सकता है, राष्ट्रपति उसको हटा भी सकता है। कई बार क्या होता है, 2 राज्यों के एक संयुक्त राज्यपाल भी होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि आपको मान लो यूपी और एमपी का संयुक्त राज्यपाल बना दे, तो इस प्रकार के प्रावधान का भी उल्लेख है। समझ में आया? आगे देखते हैं। 157 में राज्यपाल की योग्यता का उल्लेख है कि राज्यपाल बनने के लिए उसके अंदर योग्यता क्या होनी चाहिए। वही भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए, आपके सदन किसी भी सदन के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जैसे आप मान लीजिए लोकसभा का सदस्य हो या विधानसभा का कोई भी सदस्य बनने की जो न्यूनतम योग्यता हो वो रखता हो, ठीक है। इसके साथ ही कोई लाभ का पद धारण नहीं करता, जैसे मंत्री आदि के पद होते हैं, ये लाभ का पद नहीं होते हैं। जैसे बहुत टाइम पहले एक केस हुआ था जया बच्चन जी का। जया बच्चन जी उस टाइम पे सांसद भी थी और फिल्म बोर्ड के एक सदस्य के रूप में भी थी। और जो फिल्म बोर्ड का सदस्य होता है वो क्या होता है, लाभ का पद धारण किया जाता है। तो इनके हुआ था या तो वहां से आप इस्तीफा दें या आप यहाँ से दें। तो इन्होंने क्या किया था, फिर फिल्म बोर्ड के सदस्य पद से अपना इस्तीफा दिया था। आप लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। आगे है कि इनकी पद की शर्तें क्या होंगी, वही सारी शर्तें, भारत का नागरिक हो, पागल अथवा दिवालिया न हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, कौन, राज्यपाल। आगे नेक्स्ट है कि आर्टिकल 159 राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राज्यपाल को शपथ दिलाता है, ठीक है। इसके साथ ही शपथ या प्रतिज्ञान क्यों लिखते हैं, अक्सर आप सब पढ़ते हैं ना कि राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान या शपथ का प्रयोग हम क्यों करते हैं। देखिए, जो व्यक्ति आस्तिक होता है वो किसी व्यक्ति की शपथ लेता है। जैसे हिंदू होते, मैं गीता की शपथ खाता हूँ, मैं कुरान की, मैं बाइबल की, मैं गुरु ग्रंथ साहिब की। अब जो व्यक्ति नास्तिक होता है वो भगवान को तो मानता नहीं है, वो निराकार भगवान को मानता है, तो वो क्या बोलता है, मैं प्रतिज्ञान करता हूँ, मैं स्वयं के प्रति प्रतिज्ञान, स्वयं के प्रति शपथ लेता हूँ।
तो हमेशा जहाँ पे शपथ लिखा होगा वहाँ पे आपको प्रतिगान शब्द का प्रयोग होता है। ये पॉइंट समझ में आएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता थी कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है 166, इसमें राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। जैसे राष्ट्रपति के आर्टिकल 72 में क्षमादान शक्ति का उल्लेख है, वैसे राज्यपाल की भी क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को परिवर्तित नहीं कर सका, उसके अलावा बाकी सजा को राज्यपाल भी बदल सकता है। तो आज हमने राज्यपाल के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।